गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे ड्राइंग एंड पेंटिंग बीए पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। और बीए पार्ट फर्स्ट का तो ये लेक्चर नंबर 108 और बीए पार्ट सेकंड ईयर वालों के लिए लेक्चर नंबर 121। और टॉपिक का नाम है कुषाण काल, सातवाहन काल, क्योंकि कुषाण काल के साथ ही सातवाहन काल भी चल रहा था, उसके समकालीन था। और इनका समय 50 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 50 साल पहले प्रारंभ हो गया था। ईसा मसीह के जन्म से 50 वर्ष पूर्व ये चालू हो गया था और कब तक चला? 300 ईस्वी तक। तो देखिए बीए पार्ट फर्स्ट ईयर वालों को पहले ये टॉपिक पढ़ा दिया गया है, लेकिन दोबारा से रिवीजन हो जाएगा, इसलिए सेकंड ईयर वालों के ये सिलेबस में है मूर्ति कला का इतिहास। किसके बारे में? मूर्ति कला के इतिहास में। तो फर्स्ट ईयर वालों को इसका दोहरान के रूप में इसे स्वीकार करें। चलो प्रारंभ करते हैं। कुषाण काल, सातवाहन काल, ये दोनों समकालीन थे। इसका समय 50 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। तो देखिए मौर्य वंश से जो कला परंपरा विकसित हुई थी, मैंने आपको पढ़ाया था मौर्य काल। मौर्य काल की स्थापना किसने की थी? ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। और मौर्य साम्राज्य में एक सम्राट हुए थे, कौन? अशोक। उन्होंने अपने जीवन में 24,000 स्तूपों का निर्माण कराया, शिलालेखों का निर्माण करवाया, इसके अलावा स्तंभों का निर्माण करवाया आदि सभी का उन्होंने अत्यंत सुंदरता के साथ में अलंकृत युक्त इनको निर्मित करवाया। तो मौर्य वंश से जो कला परंपरा विकसित हुई थी उसके उदाहरण हम विशेष रूप से हमने कहाँ पर देखे? सांची के स्तूप में देखा, इसके अलावा बोध गया में देखा, कौशाम्बी के स्तूप में देखा, और इसके अलावा अशोक कालीन जो स्तंभ थे उन स्तंभों में हमने देखा, उनके बारे में हमने पढ़ा और समझा। और चित्रों के माध्यम से यानी कि फोटो के माध्यम से भी हमने अपने ऑनलाइन वीडियो में चर्चा की। इसके बाद उसी का एक दूसरा स्वरूप विकसित हुआ, और वो दूसरा स्वरूप कौन सा था? आंध्र व सातवाहन राजाओं के समय का। इसके बारे में आंध्र प्रदेश के जो आंध्र राजा थे और सातवाहन राजा थे, तो उनके समय का जो मूर्ति शिल्पों से संबंधित जो समय था उसको भी हम किससे जोड़ते हैं? मौर्य काल के बाद के समय से हम उसे जोड़ते हैं, जो दक्षिण भारत में विकसित हुआ था। कहाँ पर विकसित हुआ था? दक्षिण भारत में विकसित हुआ था। और ये थे अमरावती का स्तूप और उसके अलावा नागार्जुन कोंडा के विशाल स्तूप। ये किस क्षेत्र के थे? ये थे दक्षिणी भारत के। किसके? दक्षिणी भारत के थे अमरावती का स्तूप और नागार्जुन कोंडा का स्तूप। यदि एग्जाम में आ जाए दक्षिणी भारत के प्रमुख स्तूपों के बारे में वर्णन कीजिए, या फिर आ जाए दक्षिणी भारत का निम्न में से कौन सा स्तूप है, या तो अमरावती का स्तूप आ जाएगा तो सही कर देना, या फिर नागार्जुन कोंड का विशाल स्तूप आ जाए तो भी आपको सही करना है। इसी कुषाण वंश के समकालीन आंध्र व सातवाहन राजा थे, यानी कि कुषाण काल के समकालीन थे कौन? आंध्र राजा और सातवाहन राजा, ये इनके समकालीन थे। और यह वंश भी साथ साथ में चलता रहा था। कौन सा? सातवाहन काल। किसके? कुषाण काल के साथ में ही चल रहा था। लगभग 50 ईस्वी पूर्व, कब की बात है? लगभग 50 ईस्वी पूर्व की बात है कि शकों का दूसरा एक प्रवाह यहाँ पर आया था। लगभग 50 ईस्वी पूर्व में शकों का दूसरा एक दोबारा एक दूसरा प्रभाव आया था। किसका? शकों का आया था। उससे पहले भी शक क्या कर लिया था? राज्य कर लिया था। इनमें से
एक सरदार था। ये जो शक थे, शक राजा, तो उन शकों में से एक सरदार था और उस सरदार का नाम था कुषाण। उस सरदार का नाम क्या था? कुषाण था और वो शक राजाओं में से एक था। तो उसने आगे चलकर क्या किया, यानी कि सभी प्रकार की रणनीतियों को एक अच्छी योजना के तहत बनाया और आगे चलकर वो एक शक्तिशाली राजा बन गया। कौन? सरदार कुषाण, जो शक राजा था। क्या नाम था? कुषाण नाम था उसका। और ये एक सरदार था, शकों में सरदार कहते हैं, वो थे। और उसने अन्य रियासतों को भी जीत लिया, यानी कि और भी जो रियासत थी आसपास की, उन सबको उसने जीत लिया। और जिसमें अफगानिस्तान का क्षेत्र आ गया, कपिस क्षेत्र आ गया, इसके अलावा पश्चिमी यूरोप में गांधार आ गया और पूर्वी ईरान तक के अनेक साम्राज्य को उसने विस्तार से जीत लिया और अपना साम्राज्य फैला दिया। किसने फैला दिया? सरदार कुषाण ने। सरदार कुषाण ने। ये जो कुषाण था, ये सरदार था जो कुषाण नाम था इनका। ये कुषाण बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और इसी का बाद में जाके एक सुप्रसिद्ध उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था महाराजा कनिष्क। क्या नाम था? महाराजा कनिष्क। ये कुषाण का एक उत्तराधिकारी बेटा जिसका नाम था महाराजा कनिष्क। जिस प्रकार से मौर्य काल में सम्राट अशोक को जाना जाता है, उसी प्रकार से कुषाण काल में सम्राट कनिष्क को जाना जाता है। जो कुषाण वंश का सबसे महान सम्राट हुआ था। कौन से वंश का? कुषाण वंश का सबसे महान सम्राट कौन हुआ था? तो आप बता देंगे, कनिष्क। कौन हुआ था? कनिष्क हुआ था। कनिष्क महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका? महायान बौद्ध धर्म। अब देखिए, दो धर्म चल रहे थे। एक तो हीनयान, पहले हीनयान चल रहा था, फिर बाद में आ गया महायान। तो हीनयान और महायान में क्या अंतर है? हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय। देखिए दोनों में क्या अंतर है? पहले चल रहा था हीनयान और बाद में आ गया महायान, यानी कि भगवान बुद्ध की मूर्ति न बनकर केवल उनको प्रतीकों के माध्यम से ही दिखाया, उनके पूजा उपासना करना। दोबारा सुनो कि भगवान बुद्ध की मूर्तियां न बनाकर केवल उनके प्रतीक चिन्हों की ही पूजा उपासना करना। कौन से संप्रदाय में था? हीनयान संप्रदाय में। यानी कि हीनयान संप्रदाय में कमल का फूल और हाथी, स्वस्तिक चिन्ह, ओम सात्या और भगवान बुद्ध के चरण, ये सब क्या थे? प्रतीक के रूप में बनाए जाते थे। कैसे बनाए जाते थे? केवल प्रतीक के रूप में बनाए जाते थे। प्रतीक के रूप में इनकी क्या होती थी? पूजा होती थी। इस प्रकार से प्रतीक चिन्हों के रूप में ये बना देते थे और इनकी क्या होती थी? पूजा होती थी। वहां पर कोई भी मूर्ति निर्माण नहीं हुआ था। कोई भी मूर्ति निर्माण नहीं हुआ था। इस प्रकार से प्रतीक चिन्ह बना देते थे और इन प्रतीक चिन्हों की क्या होती थी? पूजा होती थी। इस प्रकार के केवल प्रतीक चिन्ह ही बनते थे। इस प्रकार के केवल प्रतीक चिन्हों को क्या किया जाता था? बनाया जाता था। किसमें? हीनयान संप्रदाय में। लेकिन जब से भगवान बुद्ध की मानव रूपी मूर्ति शिल्प का निर्माण हुआ तो महायान संप्रदाय प्रारंभ हो गया। कौन सा? महायान संप्रदाय। महायान संप्रदाय में मूर्तियां बनना प्रारंभ हो गया और मूर्ति पूजा भी आरंभ हो गया था। किसमें?
महायान संप्रदाय में, ये याद रखेंगे, महायान संप्रदाय और हीनयान संप्रदाय में क्या अंतर हुआ। हीनयान संप्रदाय में केवल भगवान बुद्ध के प्रतीक चिन्हों की पूजा होती थी, लेकिन महायान संप्रदाय में यहाँ पे भगवान बुद्ध की आदम कद रूप में, यानी कि जैसे अपन है मानव रूप, उसी प्रकार से भगवान बुद्ध का भी रूप था, तो इनकी साक्षात मूर्ति बनना प्रारंभ हो गया था महायान संप्रदाय में। तो राजा कनिष्क था वो महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? महायान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन आएगा कि कुषाण काल का सम्राट कनिष्क निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था? एक तो आ जाएगा बौद्ध धर्म, एक आ जाएगा महायान बौद्ध धर्म। तो आपको करना है महायान बौद्ध धर्म, याद रहेगा। इसी समय तक ब्राह्मण धर्म बहुत जोर पकड़ गया था, यानी कि जब राजा कनिष्क का शासन काल चल रहा था उस वक्त ब्राह्मण धर्म भी बहुत जोर पकड़ गया था, और ब्राह्मण धर्म में मूर्ति पूजा होने लग गई थी। क्या होने लग गई थी? मूर्ति पूजा होने लग गई थी ब्राह्मण धर्म में। तो ब्राह्मण धर्म में मूर्ति पूजा प्रारंभ हो चुकी थी। तो इसी ब्राह्मण धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध संप्रदाय में भी मूर्ति पूजा ने जोर पकड़ लिया था। यानी बौद्ध संप्रदाय में मूर्ति पूजा का प्रचलन कहाँ से आया? ब्राह्मण धर्म से। कहाँ से? ब्राह्मण धर्म से। और इसके बाद बुद्ध की अलौकिक बौद्धिक सत्यों की तथा उनके दूसरे अवतारों की मूर्तियां बनना प्रारंभ हो गई, और मूर्तियां पूजन भी प्रारंभ हो गया। बौद्ध धर्म का यही जो नया रूप था वो महायान बौद्ध पंथ कहलाया। बौद्ध धर्म का जो मूर्ति बनना और मूर्तियों की पूजा करना जो धर्म बना, वही महायान बौद्ध पंथ कहलाया। क्या कहलाया? महायान बौद्ध पंथ कहलाया। कनिष्क ने भी, जो राजा कनिष्क हुए थे कुषाण काल के सम्राट, उन्होंने पेशावर तथा अन्य अनेक स्थानों पर विहार और स्तूपों का निर्माण भी करवाया। किसका निर्माण करवाया? विहारों का। विहार क्या होते हैं? जहाँ पर बोधिसत्वों के रहने की व्यवस्था होती है, उनके खाने पीने की व्यवस्था होती है, उनके जीवन यापन करने की जो व्यवस्था होती है, तो जहाँ पर ये व्यवस्था की जाती थी उनको विहार कहते थे। और चैत्य किसे कहते थे? जहाँ पर भगवान बुद्ध की पूजा उपासना की जाती थी। कहने का मतलब वर्तमान में अपन जैसे मंदिरों को उस जमाने में चैत्य कहते थे, अभी अपन मंदिर कहते हैं, तो उस जमाने में इन्हें चैत्य कहते थे। वहाँ पर इनके प्रतीक चिन्हों की पूजा उपासना होती थी, और रहने के लिए अलग से विहार की व्यवस्था बनाई जाती थी। जैसे कि अजंता की गुफाओं में आपने पढ़ा होगा कि अजंता में 30 गुफाएं हैं, जिनमें से 5 गुफाएं, गुफा संख्या 9, 10, 19, 26 और 30, ये 5 गुफाएं क्या है? चैत्य गुफाएं हैं। बाकी की 25 गुफाएं क्या थी? विहार गुफाएं थी। चैत्य गुफाओं में भगवान बुद्ध की पूजा उपासना होती थी, और विहार गुफाओं में बोधिसत्व या बोधि भिक्षुओं को रहने करने का निवास स्थान था। और इस प्रकार से कनिष्क जो राजा था उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी करवाया। इसके साथ ही कुषाण काल मूर्ति कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। मूर्ति कला की दृष्टि से कुषाण काल बहुत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। और बुद्ध की जो प्रतिमा का निर्माण यहाँ पर बृहत रूप से कुषाण वंश के समय में ही मिलता है। जो बुद्ध की जो प्रतिमा है उसका बृहत यानी कि विशाल रूप हमें कहाँ मिलता है? कुषाण वंश के समय से ही मिलता है। यानी कि उसके समय में ही बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियों का निर्माण हुआ था। उससे पहले सांची और भरूच आदि की कला में कहीं पे बुद्ध की कोई भी प्रतिमा नहीं बनी है। यानी कि सांची और भरूच, अमरावती, नागार्जुन कुंडा, ये सब स्तूप पहले बन चुके थे, किससे? कुषाण काल से पूर्व। लेकिन यहाँ पर बुद्ध की एक भी प्रतिमा नहीं बनी हुई है। यहाँ पर केवल भगवान बुद्ध के प्रतीक चिन्हों की पूजा होती थी। इस कारण से बुद्ध की जो मूर्तियां बनना प्रारंभ हुई वो कुषाण काल में हुई। और इस समय कुषाण काल भी आगे चल के 2 शैलियों में विभाजित हो गया, जिसमें से एक है गांधार और दूसरी मथुरा। यानी गांधार क्षेत्र में जो शैली विकसित हुई उसको गांधार शैली कह दिया,
और जो मथुरा क्षेत्र में जो शैली विकसित हुई उसको मथुरा शैली कह दिया। तो अपन अब चर्चा करेंगे गांधार शैली और मथुरा शैली की। क्वेश्चन आएगा कुषाण काल की प्रसिद्ध 2 शैलियों के नाम बताइए। तो आप बता देंगे एक तो गांधार शैली और दूसरी कुषाण वो मथुरा शैली। गांधार शैली और मथुरा शैली ये दोनों कौन से काल में विकसित हुई? ये हुई कुषाण काल में, महाराजा कनिष्क के समय में मानी जाती है। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं अपन गांधार शैली। इसके बारे में, गांधार शैली के बारे में तो मैं इधर बता देता हूँ। कुषाण काल को 2 भागों में बांटा गया यहाँ की शैली को। पहली तो है गांधार शैली जो गांधार क्षेत्र से प्रभावित हुई, गांधार शैली। और दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी मथुरा शैली। दूसरी है मथुरा शैली, गांधार शैली और मथुरा शैली। तो अब अपन चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले गांधार शैली की। किसके बारे में? गांधार शैली के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि इस काल में भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेश, भारत के उत्तर जो पश्चिमी प्रदेश है, भारत के उत्तर पश्चिमी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी प्रदेश भारत में उत्तर पश्चिमी प्रदेश गांधार और उससे मिलते हुए पश्चिमी पंजाब में एक ऐसी विशिष्ट कला का विकास हुआ जो गांधार शैली के नाम से जानी गई। जिसमें इस गांधार शैली में कौन कौन सी शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है? देखिए इस गांधार शैली में, गांधार शैली में कौन कौन सी शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है? तो इसमें एक तो होगी यूनानी शैली। कौन सी? यूनानी, यूनानी शैली। और कौन सी हो गई? रोमन शैली, रोमन शैली, यूनानी शैली और रोमन शैली। और इसके अलावा और कौन सी? भारतीय शैली, भारतीय शैली, भारतीय शैली। इन सारी शैलियों का मिश्रण है किसमें? गांधार शैली में। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि गांधार शैली में निम्न में से किन किन शैलियों का मिश्रण है? तो वहां ऑप्शन में दे देते हैं। तो जैसे कि एक ऑप्शन दे दिया यूनानी शैली, रोमन शैली, भारतीय शैली या उपरोक्त सभी। तो आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि गांधार शैली में यूनानी शैली का भी मिश्रण हुआ है, रोमन शैली का भी मिश्रण हुआ है। और ये इसमें भारतीय जो शैलियां हैं जिसमें पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली और इसके अलावा और अनेक प्रकार की जो शैली है, मुगल शैली, ये सब में क्या है? इन सब में प्रभाव दिखाई देता है किसका? गांधार शैली का। तो गांधार शैली में भारतीय शैलियों का भी सम्मिश्रण दिखाई देता है। तो याद रखना गांधार शैली में यूनानी शैली, रोमन शैली और भारतीय शैली का भी मिश्रण दिखाई देता है। तो गांधार शैली का जो विषय था वो क्या था? बौद्ध था। गांधार शैली का विषय, इस शैली का जो विषय था ना, वो विषय क्या था? ये था बौद्ध, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां बनी हुई थी। तो इसका विषय तो क्या था? बौद्ध। जबकि इसकी जो शैली थी वो शैली कौन सी थी? शैली का मतलब स्टाइल। शैली, शैली को क्या बोलते हैं? स्टाइल। जो स्टाइल थी वो कैसी थी? वो थी यूनानी। कैसी थी? यूनानी। यानी यूनान में जो मूर्तियां बन रही थी उस स्टाइल में ये मूर्तियां बनाई गई। लेकिन विषय क्या था? यूनान में अलग विषय था, लेकिन भारत के अंदर गांधार में जो शैली चल रही थी उसमें जो विषय था वो था बौद्ध धर्म से संबंधित। तो क्वेश्चन ये घुमा के आ सकता है कि गांधार शैली के मूर्ति शिल्पों का विषय क्या था? तो उनका विषय था बौद्ध। क्या था? बौद्ध, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी। यहाँ का विषय क्या हो गया? बौद्ध हो गया। लेकिन यहाँ की जो शैली थी या स्टाइल थी वो कैसी थी? यूनानी थी। क्या थी? यूनानी। तो याद रखेंगे गांधार शैली में बने हुए जो मूर्ति शिल्प थे उनका जो विषय था वो बौद्ध था। विषय क्या था? बौद्ध। वो बौद्ध क्यों था? क्योंकि भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर उनकी जन्म जन्मांतर की कथाओं से संबंधित यहाँ मूर्ति शिल्प बने हुए थे, जिसमें उनकी आदम कद मूर्ति का निर्माण हुआ था। किसमें? गांधार शैली में। तो विषय उनका बौद्ध हो गया। उसके अलावा जो शैली या स्टाइल थी उनका बनाने का तरीका था, वो तरीके की स्टाइल कहाँ से ली गई थी? वो ली गई थी यूनानियों से। कहाँ से? यूनानियों
से, तो यूनानियों से ली थी, इसलिए वो यूनानी स्टाइल हो जाएगी। समझ में आ गया? यदि कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं दोबारा से पढ़ा दूंगा। तो देखिए, विदेशी विद्वानों ने भी गांधार शैली को कई नामों से बोला है। विद्वानों ने, जो विदेशी विद्वान थे, उन्होंने गांधार शैली को कई नामों से बोला कि जैसे कि कोई तो कह रहा है कि भाई ये गांधार शैली है, कोई कह रहा है ये ग्रीको बुद्धिस्ट शैली है। कौन सी? तो यहाँ लिखेंगे गांधार शैली के उपनाम, या लिखेंगे अन्य नाम। अन्य नाम कौन कौन से? ग्रीको बुद्धिस्ट। क्या नाम? ग्रीको बुद्धिस्ट। गांधार शैली को ग्रीको बुद्धिस्ट भी कहते हैं। इसके अलावा और क्या कहते हैं? और कहते हैं इंडो ग्रीक। दूसरा नाम इसका इंडो ग्रीक। दूसरा नाम क्या हो गया? इंडो ग्रीक। दूसरा नाम है इसका इंडो ग्रीक। तो इसके उपनाम या अन्य नाम कौन कौन से हो गए? ग्रीको बुद्धिस्ट, दूसरे नंबर पे इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक, या अथवा एक और नाम था इसका इंडो हेलेनिस्टिक। क्या नाम था? इंडो हेलेनिस्टिक। इंडो हेलेनिस्टिक। तो गांधार शैली के 3 अन्य नाम हो गए। कौन कौन से? ग्रीको बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक या इंडो हेलेनिस्टिक। इंडो इसलिए कहते थे क्योंकि ये इंडिया में पनपी, इंडिया की थी, इसलिए आगे नाम हो गया इंडो हेलेनिस्टिक। इंडो ग्रीक, ग्रीक इसलिए था कि ये ग्रीक देश से, इसकी जो स्टाइल थी वो ग्रीक देशों से ली गई थी, यूनान से। और इधर ग्रीको बुद्धिस्ट। क्वेश्चन ये आएगा, गांधार शैली को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन आ जाएगा ग्रीको बुद्धिस्ट, दूसरा आ जाएगा इंडो ग्रीक, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा इंडो हेलेनिस्टिक, और चौथा ऑप्शन आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो आप कौन सा करेंगे? उपरोक्त सभी करेंगे, क्योंकि ये सारे नाम ही किसके हैं? गांधार शैली के हैं। किसके हैं? गांधार शैली के हैं। गांधार शैली का जो क्षेत्र था वो पेशावर में, सिंध में, काबुल की घाटी में और पंजाब आदि क्षेत्रों में प्रभावित था। कौन कौन से स्थानों पर गांधार शैली का जो क्षेत्र था वो किन किन स्थानों पर प्रभावित हुआ? तो देखिए, पेशावर में, सिंध में, काबुल घाटी और उसके अलावा पंजाब का जो क्षेत्र था वहां पर इसको विकसित हुआ माना जाता है। पंजाब भी, जैसे देश विभाजन हुआ था, पहले भारत और पाकिस्तान एक थे, लेकिन सन 1947 ईस्वी में जब देश विभाजन हुआ तो क्या है कि जो पंजाब था वो एक ऐसे, पंजाब का जो क्षेत्र था वो ऐसी जगह पर था कि जब ये डिवाइडेशन हुआ अलग अलग कंट्री का, तो आधा पंजाब भारत में रह गया, आधा पंजाब कहाँ रह गया? पाकिस्तान में। तो जिस प्रकार से अपने भारत में पंजाब राज्य है, उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी पंजाब है। पाकिस्तान में भी क्या है? पंजाब है। तो देखिए, गांधार शिल्प की जो खोज है, गांधार शिल्प की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर लीथर ने की थी। किसने की थी? डॉक्टर लीथर ने। डॉक्टर लीथर ने की थी। दोबारा सुनेंगे, गांधार शिल्प की खोज, गांधार शिल्प की खोज, गांधार शिल्प की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये की थी डॉक्टर लीथर ने। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि गांधार शिल्प की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ये की थी डॉक्टर लीथर ने। याद रखेंगे ना, डॉक्टर लीथर को याद रखना। डॉक्टर लीथर ने निम्न में से किस शिल्प की खोज की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा गांधार शिल्प की। यह क्वेश्चन आएगा, गांधार शिल्प की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? डॉक्टर लीथर ने। इस शैली की लगभग अभी तक 50,000 मूर्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। किसकी? गांधार शैली की छोटी बड़ी मूर्तियां कुल मिलाकर 50,000 मूर्तियां हमें प्राप्त हो चुकी है, जो कि काले सलेटी पत्थर से बनी हुई है। अब क्वेश्चन ये आएगा, गांधार शैली की जो मूर्ति शिल्प है वो किस पत्थर से बनी हुई है? तो इसकी जो मूर्तियां हैं वो काले सलेटी पत्थर से बनी हुई है। काले सलेटी पत्थर से बनी हुई है, पत्थर से।
काले सलेटी पत्थर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? काले सलेटी पत्थर से बनी हुई है। गांधार शैली की जो मूर्ति शिल्प है वो किस प्रकार के पत्थर की बनी हुई है? काले कलर के सलेटी पत्थर से बनी हुई है। तो ये याद रखना, काले सलेटी पत्थर की जो मूर्तियां हैं वो कौन सी शैली से मिली है? गांधार शैली से मिली है। किससे? गांधार शैली से प्राप्त हुई है। इस शैली में जो बुद्ध की जो मूर्तियां मिली है, बुद्ध मूर्ति सबसे ज्यादा दिखाई देती है, यानी कि गांधार शैली में सबसे ज्यादा बुद्ध मूर्तियों का ही प्रचलन हुआ है। और इनकी जो मूर्तियां हैं गांधार शैली की, इनके विशाल भंडार आज हमें भारत के अंदर कलकत्ता में और लाहौर के संग्रहालय में, लाहौर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो भारत के तो कलकत्ता में और पाकिस्तान के लाहौर संग्रहालय में इनकी मूर्तियों के विशाल भंडार आज हम देख सकते हैं। अब कुछ तर्क की बात करते हैं। जैसे कि गांधार की जो मूर्ति शिल्प बने हुए थे, इनके हाथ पैरों की बनावट में भारतीय भावपूर्ण लोच और उसके अलावा कलात्मकता है, और ग्रीक कला के समान इनकी वास्तविकता दिखाई नहीं दी। यानी ग्रीक कला में जिस प्रकार से वास्तविकता थी उस प्रकार की वास्तविकता दिखाई नहीं देती है किसमें? गांधार शैली में। लेकिन इनके हाथ पैरों की बनावट में भारतीय भावपूर्ण जो लोच है और उसके अलावा कलात्मकता का प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद में इन मूर्तियों की जो आंखें हैं, उन आंखों में एक कटाक्ष है। किस तरीके से कटाक्ष है? यानी कि इनके जो नेत्र है वो अध खुले रहते हैं, इस प्रकार से आधे खुले हुए रहते हैं। ये विशेषता पूर्णतया भारतीय ही है। यानी कि ये जो इन मूर्तियों की जो आंखें हैं वो कटाक्ष रूपी है और आधे खुले हुए रहते हैं। तो माना जाता है कि ये जो विशेषता है आंखों की, ये पूर्ण रूप से भारतीय ही है। इसमें भारतीय विषयों का भी अंकन हुआ है। गांधार शैली में जो मूर्ति शिल्प बने हैं उनमें भारतीय विषयों का भी अंकन हुआ है, जिसमें बुद्ध के जन्मों की जो जातक कथाएं हैं उनका अधिक अंकन मिलता है। इसके अलावा अलंकरणों में भी स्थान स्थान पर कमल को बनाया गया है, कमल के फूल को, और उसके अलावा बेल होती है ना, अपनी बेल होती है, तो उस बेल को भी बनाया गया है। जैसे किसी भी फूलों की बेल, अंगूर की बेल, इस प्रकार से बेल बूटों को भी बनाया गया है, कमल के फूलों को भी बनाया गया है, कमल पुष्प को। और बुद्ध की प्रतिमा की जो कल्पना है, बुद्ध को बनाया गया है तो उसकी जो कल्पना की है, यानी बैठे हुए बुद्ध, लेटे हुए बुद्ध, पद्मासन में बुद्ध, अभय मुद्रा में बुद्ध, ध्यान मुद्रा में बुद्ध, इस प्रकार के अनेक रूपों को बनाया गया है। ये सब कल्पना कैसी है? ये कल्पना भी भारतीय ही है। जो बौद्ध धर्म ने जैन धर्म तथा ब्राह्मण धर्म से क्या की थी? प्राप्त की थी। जो बौद्ध धर्म ने किससे प्राप्त की थी? जैन धर्म से और ब्राह्मण धर्म से प्राप्त की थी। इसके अलावा पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए बुद्ध को यहाँ पे अंकित किया गया है, और उसके अलावा वस्त्रों की सलोटों को भी ध्यान में रखा गया है, और हाथों की विभिन्न मुद्राओं को भी अंकन के रूप में बनाया गया है, जैसे कि अभय मुद्रा में, ध्यान योग में। इसके अलावा और भी अनेक रूपों को बनाया गया है। जो भगवान बुद्ध के बाल है वो घुंघराले बाल बनाए गए, लहरदार और घुंघराले केशों का भी कल्पना भारतीय शैली से मिलती जुलती है। इस प्रकार से ये कुछ तर्क थे गांधार शैली से संबंधित। और अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं गांधार शिल्प के कुछ विषयों के बारे में। यहाँ के जो विषय थे वो किस प्रकार से थे? तो देखिए, यहाँ के जो विषय थे उन विषयों में भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतरों की जो कथाएं हैं उनको लिया गया है। इसके अलावा जातक कथाओं को लिया गया है, ऐतिहासिक घटनाओं को भी लिया गया है, छहदंत जातक कथा का भी दृश्य है, और इसके अलावा वेशांतर जातक कथा को भी लिया गया है, श्याम जातक कथा, दीपांकर जातक कथा और किन्नर जातक कथा आदि कथाओं का भी इन रूपों में अंकन हुआ है। इसके अलावा सांची, बारोते, अमरावती में, यानी कि ये 3 जगह के स्तूपों के मैंने नाम बताए। कौन कौन से? सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप और अमरावती का स्तूप। इन स्तूपों के जो विषय है उन विषयों में
यानी कि उन विषयों से मिलते जुलते विषयों का भी यहाँ पर अंकन हुआ है। यानी कि गांधार शैली में भी सेम उसी प्रकार से विषयों का अंकन हुआ है। और बोधिसत्वों की अनेक 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 प्रतिमाएं भी यहाँ पर मिली है। गांधार शिल्प में बालक सिद्धार्थ के पाठशाला में जाकर पढ़ने का एक दृश्य भी अंकित किया गया है। यानी कि भगवान बुद्ध का बचपन में नाम था सिद्धार्थ, तो बालक सिद्धार्थ के पाठशाला में जाकर पढ़ने का एक दृश्य है वो भी अंकित किया गया है गांधार शैली में। क्वेश्चन आएगा कि बालक सिद्धार्थ के पाठशाला जाकर पढ़ने का दृश्य निम्न में से किस शैली में अंकित किया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गांधार शैली में। कौन सी शैली में? गांधार शैली में। अब देखिए गांधार के अंदर जो शैली विकसित हुई थी, ये शैली किस प्रकार से थी, कहाँ से ली गई थी, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं शैली के बारे में। कि गांधार शैली में जो शिल्प का माध्यम था वो एक तो सलेटी, काला सलेटी पत्थर था। यानी गांधार शैली में जो मूर्ति शिल्प बने थे उनमें कौन से पत्थर का उपयोग किया गया था? उनमें किया गया था काले सलेटी पत्थर का उपयोग, तथा कभी कभी मसाले का भी प्रयोग किया गया था। मसाले होते हैं चूना पत्थर आदि को मिक्स करके बना देते हैं, कंक्रीट, सीमेंट, बजरी आदि को मिक्स करके जो मसाला बना देते हैं, तो उस मसाले का भी कभी कभी कहीं कहीं पर उपयोग हुआ है गांधार शैली में। प्रत्येक शिल्प खंड में बुद्ध प्रतिमा को ही मुख्य स्थान दिया गया है। यानी कि जो भी मूर्ति शिल्प बने हुए हैं, खंड शिल्प बने हुए हैं, उनमें बुद्ध की प्रतिमा को ही अधिक महत्व दिया गया है। भगवान बुद्ध की इस शैली में एक योगी के रूप में भी बनवाए गए। यानी कि भगवान बुद्ध को इस शैली में एक योगी के रूप में भी दर्शाया गया है, बनाया गया है। वो लंबा वस्त्र, यानी कि यहाँ से एक वस्त्र ऐसे कंधे के ऊपर डाल के एक वस्त्र पहने हुए, यानी कि वो लंबा वस्त्र कंधों से पैरों तक ओढ़े रहते हैं, कंधे से पैरों तक ओढ़े रहते हैं, और एक कंधा उनका एक साइड का खुला रहता है। ये कहाँ के मूर्ति शिल्पों की विशेषता हुई? गांधार शैली के। तो गांधार शैली में बोधिसत्वों की जो प्रतिमाएं हैं वो राजाओं के जैसे सुंदर दिखाई देती है, ठाट बाट के साथ में। और गांधार शैली में 3 प्रकार के बोधिसत्वों की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार के बोधिसत्वों की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें से पहले नंबर की है अवलोकितेश्वर। कौन सी? अवलोकितेश्वर। दूसरी है मंजूश्री और तीसरी है मैत्रेयी। कौन कौन सी? पहली है अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर में क्या होता है? इनके हाथों में कमल है, इनके हाथों में क्या है? कमल रहता है। यानी कि जो अवलोकितेश्वर बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है, उनकी विशेषता यह है कि उनके हाथों में कमल है, कमल का फूल है। उसके अलावा मंजूश्री बुद्ध की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है, इनके हाथों में क्या है? पुस्तक है। यानी कि जिन मूर्ति शिल्पों में पुस्तक हाथ में है, तो वो समझ लो कि वो मंजूश्री बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। उसके अलावा मैत्रेयी की प्रतिमाएं, इनके हाथ में नक्काशीदार सुराही है। यानी कि एक नक्काशीदार सुराही जैसे कोई पात्र है, मिट्टी का कोई पात्र है सुराही जैसा, वो नक्काशीदार है, उस पर डिजाइन की गई है। तो ये मैत्रेयी रूपी बुद्ध में ये विशेषताएं पाई जाती है। इसके अलावा गांधार शिल्प के कुछ उदाहरण हम पढ़ते हैं कि गांधार शैली के जो शिल्प है वो हम कहाँ कहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, सिद्धार्थ का महानिष्क्रमण का एक दृश्य है जो गांधार शैली का बना हुआ है। सिद्धार्थ का महाभिनिष्क्रमण का दृश्य, ये भी गांधार शैली का बना हुआ शिल्प है जो बहुत प्रसिद्ध है। उसके अलावा कुबेर और हरिति का एक दृश्य है, कुबेर और हरिति का, ये भी गांधार शैली का है। इसके अलावा बुद्ध जन्म के दृश्य में माया देवी इनकी माता जी है, बुद्ध की जननी। तो बुद्ध जन्म के दृश्य में माया देवी साल वृक्ष का यानी कि साल वृक्ष की डाल पकड़े हुए खड़ी हुई है। यानी बुद्ध जन्म के जो दृश्य हमें प्राप्त होते हैं, उन बुद्ध जन्म के दृश्यों में जो इनकी जननी है माया देवी, ये माया देवी साल वृक्ष के डाल को पकड़े हुए खड़ी हुई है, आदि का अंकन अच्छी प्रकार से किया गया है। इसके अलावा शिशु सिद्धार्थ के प्रथम स्नान का दृश्य भी अंकित किया गया है।
यानी कि भगवान बुद्ध का बचपन में नाम था सिद्धार्थ, और जब शिशु सिद्धार्थ यानी कि जन्म होने के बाद में जब पहली बार बच्चे को नहलाते हैं तो उसका दृश्य भी अंकित किया गया है। वे चौकी पर खड़े, यानी कि शिशु जो सिद्धार्थ वो चौकी पे खड़े हुए बनाए गए हैं। अब ये बताओ छोटा बच्चा चौकी पे कैसे खड़े हो सकता है, लेकिन कल्पना की गई है। और ब्रह्मा तथा इंद्र जल पात्र लेकर उनको स्नान करा रहे हैं। ब्रह्मा जी और इंद्र जी ये दोनों देवता जल पात्र लेकर किसको स्नान करा रहे हैं, शिशु सिद्धार्थ को स्नान करा रहे हैं। ये दृश्य भी अंकित किया गया है किसमें, गांधार शैली के मूर्ति शिल्पों में। और इसके अलावा तपस्वी गौतम बुद्ध को भी अंकित किया गया है। किसको, तपस्वी गौतम बुद्ध को। अब देखिए, अब इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रकार से गांधार शैली में जो मूर्ति शिल्प थे, कौन थे, गांधार शैली में जो मूर्ति शिल्प थे उनमें वास्तविकता और भारतीय आध्यात्मिकता और उसके अलावा जो भावनात्मकता है वो एक अनमेल मिश्रण रही है। और इस शैली में इन मूर्तियों की संख्या बहुत ही अधिक है, इसलिए ये मूर्ति कला का एक बहुत बड़ा भाग भी माना जाता है। किसको, गांधार शैली को। किसको माना जाता है, गांधार शैली को। तो ये थी आपकी आज की जानकारी गांधार शैली से संबंधित। अब मैं गांधार शैली से संबंधित कुछ मूर्ति शिल्पों के फोटोग्राफ्स आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, उससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए, अभी कुछ फोटोग्राफ के माध्यम से भी आपको दिखाता हूँ। देखिए,
चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।